करने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाइए। साथियों, फूल वही छुपाते हैं जो काट वही चलाते हैं। फूल वही छुपाते हैं जो काट वही चलाते हैं। अधिकार मांगे नहीं करते, अधिकार तो शुक्रिया। देखिए, जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ शासन नहीं होता, और जहाँ शासन नहीं होता वहाँ क्या क्या होता है आप सबको होता है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो अनुशासन बनाइए, जिससे सब ये सब बैठाइए, मीडिया वालों को छोड़कर सब बैठे। बहुत सारी चीजें पड़ी है यहाँ पर। अब अगर आप खड़े रहेंगे तो फिर मैं क्या कहूँ। एक बात और बता दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा बोलते हैं पूर्वांचल आता हूँ तो पहले माफी मांगनी पड़ती है भाई। बैग तू अरे परे की भाषा ज्यादा मुंह से निकलती है, और थोड़ा कड़वे भी है, गर्म मिजाजी है, जो दूसरों की ना सुनते हो, जो दूसरों पर जरा सी गलत बात पर टीका टिप्पणी कर देते हो, तो उन लोगों का नुकसान है। तो मेरा निवेदन है, क्रोध ना आए, इससे पहले आप लोग बैठ जाइए। कोई मेरा निवेदन है, कोई साथी खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगेगा भाई हमारे पूर्वांचल के साथी हमारा सम्मान नहीं करते हैं। बैठ जाइए, शुक्रिया। छोटी बहन, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चंचल लता। छोटी बहन का आवाज इतने सुंदर गीत जो इन्होंने सुनाए। एक गीतकार हमारे बीच में और है, चल भास्कर, हर कार्यक्रम में चीज सुनाते हैं। अभी कभी समय कम है तो समय नहीं दिया गया है। आभार सबसे पहले यहाँ की कमेटी का। अब एक नाम लूंगा तो दूसरा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारी राजनाथ कुमार पार्टी की महिला भी, हमारी राजनाथ कुमार पार्टी की जिलेबी भी, बीमारी की प्रदेश स्तर की बॉडी, मंडल स्तर की बॉडी, गौर स्तर की बॉडी, तहसील स्तर की बॉडियां और ग्राम स्तर की बॉडी। यहाँ हमारी मात्र शक्ति छोटी बहन आई है, प्रजापति समाज से है। मूवमेंट के लिए घरवा छोड़ा हुआ खड़ी होकर सकल दिया छोटी बहन यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम साथी जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके और बहुत मजबूती से इस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। ये छोटा भाई पाल इसको भेजा हमने कहा डॉक्टर की का अब्दुल कलाम क्या रहती है, तुम एक फोटो की व्यवस्था नहीं पाए तो ये यहाँ से चला गया। भैया भी आ रहा हूँ भाई, कोई नीला पढ़ना भैया इस टाइम डाल देना तो भिजवा दीजिए, भैया भी आ रहा हूँ। तो ये बहुत मजबूती से कहता लेकर आया, ढूंढ के गई कैसे जरूर। तो अब आ रही सागर भी आता उससे मिलने के लिए। तो ये भी मूवमेंट है, मजबूत सिपाही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ओबीसी समाज को जगाएंगे। और भी तमाम साथी यहाँ के समाज से, यहाँ समाज से, तमाम समाज से मैं आयोजन करता हूँ सभी लोग पूरे समय अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके। और आज के मौजूदा समय में जहाँ लोग घर के घरों के अंदर घुसे हुए हैं, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने व्यापार और नौकरी की परवाह किए बिना इस मूवमेंट को, आंदोलन को दिशा दशा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर के नाम आए, तो साथी हमसे नौकरी वाले मिल जाए। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब इस दिल्ली की गद्दी पर आप किसी अपने अम्बेडकरवादी को बैठा होगा। वो दिन तो सर्वप्रथम एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन, और आज का विशेष नमन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत को मिसाइल दी है। जब आप उनको पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो आपका ये भी महसूस होता है कि कितना संघर्ष करके और कितना समर्पण दिखा के इस देश को विश्व शक्ति बनाने का काम किया। मैं तो आज विशेष करता हूं। अब क्योंकि पूर्वांचल की जमीन पर हूं, जहां पूर्वांचल ने वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग दिए हैं, और ना जाने से कितने क्रांतिकारी सूरवीर और सूरवीरांगनाएं दी हो, तो ऐसी जमीन को भी मैं झुककर नमन करता हूं।
और ये भी बात है कि जब तक पूर्वांचल आता हूं तो एक अपना अलग सा महसूस होता है मन के अंदर, एक अलग ऊर्जा जो है ना वो जनरेट होती है शरीर में। जैसे आप कभी ध्यान करते हो, ध्यान करने के बाद आपको खुद का ज्ञान होता हो, ऐसे पूर्वांचल में उतरने के बाद मुझे एक अजीब सा महसूस होता है। ये जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तो मेरे गृह जनपदों में से आप समझिए मेरे गृह जनपद है। यहाँ में जब भी आता हूँ तो पूरी ऊर्जा के साथ। और सबसे बड़ी एक और क्वालिटी है पूर्वांचल के अंदर कि कभी किसी साथी को कोई आदेश दिया गया हो, आज तक कभी किसी कार्यकर्ता अपने आदेश का उल्लंघन नहीं किया, ना मेरे नामांकन से कहा जाता एक आदेश का शुभकामनाएं भी देता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम आर्मी के 7 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने मिलकर के अधिवेशन, पहला अधिवेशन भीम आर्मी का किया, जो भव्य अधिवेशन रहा। हालांकि वो अधिवेशन जिद में हुआ था। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ ली, आरएसएस के लोग कहते भीम आर्मी को बैन कर दो, तो हमने ठाना में भीम आर्मी अधिवेशन कहां वहां करेंगे जहां तुम्हारा प्रधानमंत्री करता और हमारा प्रधानमंत्री करता है। वहां अधिवेशन करते, भव्य अधिवेशन हुआ। अब क्योंकि मीडिया तो नहीं है, छापा तो उन्होंने नहीं, हाँ वहां आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता 100 लोग होते तो वो छप जाता, वो एक अलग बात। तो इन्हें सीख दे रहे हैं वो लोग, जितने ताकतवर होंगे तो मीडिया भी बनाएंगे, मजबूत वाले मीडिया बनाएंगे। लोग खड़े हुए ना, इन्हीं के आगे में देंगे नेशनल मीडिया की बात लो, चलाइए मैडम पूरे देश में। तो शुक्रिया, आभार हमारी गायक मंडली का, यहाँ आए तमाम साथी के, पूरे पूर्वांचल से आए हुए साथियों का, सभी मंडल से आए हुए साथियों का। और यूपी का ये पहला अधिवेशन है जो पूर्वांचल के जौनपुर मंडल में हो रहा है। ये एक गर्व की बात है मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी कि पूर्वांचल के लोगों ने फिर से एक नई शुरुआत की है। भीम आर्मी का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में होने के बाद अब यहाँ पर दूसरे अधिवेशन कराने की मैं आपको अब कुछ बातें हैं जो आपसे सीधी सीधी करनी है। मैंने पहले कहते भाई करके लोग हैं, बैतू की भाषा बोल देते हैं तो बुरा मत मानिएगा, भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई से रूबरू जरूर हो जाएगा। क्योंकि ताली बजाने से आप तो सत्ता आती ना, ये बलात्कार रेप हत्या जो रही है सकते, ताली बजाने से नहीं रुकते, रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे ना, किस चीज से रुकेंगे? ये जौनपुर वालों के विशेष है, जौनपुर की भीम आर्मी कमेटी और समाज पार्टी कमेटी के लिए विशेष है जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये रुकेंगे सामूहिक ताकत से, ये रुकेंगे एकता और अखंडता से, जिसकी लड़ाई सदियों से हमारे बापूस लड़ते आए। अगर आपको ये लगता है कि अलग दिशा पर चल करके आप किसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये संभव कार्य नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक आप एक सामूहिक ताकत लेकर ना चले, आगे की ओर ना बढ़े, तब तक आप किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस कारवा को बढ़ा रहे हैं ना, ये तो कारवा बढ़ा रहे हैं, ये मनु का कारवा नहीं है। मनु के कार्य में पता क्या है? इंडिविजुअल लीडरशिप, एक जाति, एक कौम के वर्चस्व, व्यक्तियों के वर्चस्व। और हम जो चला रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला रहे हैं, जहां संख्या के आधार पर, क्षमता के आधार पर, ताकत के आधार पर आप लोगों की साथ सकता। अब आप सोचिए कि आप अलग अलग दिशा में परवाह करके मनु के मूवमेंट को मजबूत करना चाहते हैं या एक मुट्ठी बंद करके अम्बेडकर मूवमेंट को भीम आर्मी के रूप में देश को मजबूत करना चाहते हैं। इसको काम करना है। अब ताली पर बजाइएगा, अब तो सिर्फ सुनिए। तो मुझे यह लगता है कि आज, क्योंकि 4 साल पहले आज के दिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को बनाया गया होगा, इसलिए बता रहे हैं जौनपुर के साथी कि ये हमारे 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिवेशन हम करा रहे हैं। आभार। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 4 सालों में आप लोगों ने सीखा क्या? जैसे अभी वो साथी जब एसपी मानव साहब खड़े हुए, एसपी मानव जिंदाबाद, एसपी मानव जिंदाबाद लगाए, खूब लगाए, अच्छा लगा। आपके जिंदाबाद कहने से एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता, समझ रहे? आप सारे इसको जिंदाबाद कहें या डॉक्टर पीके सागर साहब को जिंदाबाद कहें, जब तक एसपी मानव की कार्यशैली अम्बेडकरवादी नहीं हो जाती, जब तक एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति जिंदाबाद सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, इंक्लूड मी, अगर मैं भी खुद को जिंदाबाद सुनने के बाद गौरवान्वित महसूस करूं,
तो मुझसे बड़ा अम्बेडकरवाद को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि मेरे साथियों ने, हमारे प्रदेश संयोजक, हमारे पूर्वांचल के संयोजक, हमारे मंडल के संयोजक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबने मेरा गुणगान किया है, भाजपा का भी गुणगान किया। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन सोचना यह है क्या हम उस गुणगान के काबिल हो चुके हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ा जाता है तो आंखों से आंसू नहीं उठते। जब पता लगता है कि गोलमेज सम्मेलन के जाते समय उनके घर में क्या हुआ था, जब पता लगता है कि एक चाय की दुकान से एक रास्ते से होकर जा रहे थे, उधर तक पानी मांगा तो चाय की दुकान वाले ने पानी नहीं दिया। एक व्यक्ति 12 साल लगातार एक घड़ा लिए इंतजार करता रहा, पता लगता तो दर्द होता है। ये दर्द महसूस करना शुरू करो। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि आज ये जो स्कूलों में हमें पानी का घड़ा छूने पर मारा जाता, जो स्कूलों में सिर्फ जाति के नाम पर हम पर झाड़ू मरवाई जाती, जो आज हमारी बेटियों को बलात्कार करके छोड़ दिए जाते हैं, ये जानते हैं किनके साथ होता है? ये क्या किसी ताकतवर कौम के साथ कभी होता है? मुझे बताइए, जो समझ जाती है यहाँ के देश में निवास करती है, जो आज बीमारी को बैन करने की बात करती हैं, क्या ये उनके साथ होता है? नहीं, ये उनके साथ होता है जो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। कमजोर बनाकर कौन रखता है? जो लोग संगठित नहीं होते वो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। ये बात मेरी लिख दीजिए आपने। जिस समाज को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% बताया और चीख चीख कर कहा था उस समय सरकार के सामने खड़े होकर के कि 100 में 90 शोषित है, शोषित उन्हें ललकारा है। इस देश की जमीन में 90 भाग हमारा, उस समय कहा था आपसे 50 साल पहले कह दिया। लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करने वाले लोग हैं। हम नहीं समझे कि उन्होंने ये कहा क्यों, हम बढ़ते रहे। समझिए, ये जो बढ़ने की नीति आज लागू है, इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। असली आंदोलन, असली मूवमेंट समझिए। हो सकता है कल मैं इस मूवमेंट से गद्दारी कर जाऊं तो तुम्हें इस मूवमेंट के साथ फिर भी चलते रहना है, ऐसा मन बनाइए तो देश की दिशा को समझ सकती है। निरंतर हम भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलते रहे, जिसने जैसा कह दिया हमने मान लिया, हम चलते रहे। हमने कभी ये याद नहीं किया कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार इस देश में दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हम सही गलत का परीक्षण करके और सही दिशा को चुन सके और सही दिशा की ओर चल सके। सामान्य काशीराम साहब ने 15 पिताश्री का नारा दिया था, 15 छोड़ पिताश्री जोड़। हम उसको भी भूले। जब आंदोलन को धोखा दिया गया, माफी का मैं शब्द गलत निकल गया, जब आंदोलन को धोखा दिया गया तब यह आंदोलन पिछड़ा। उदाहरण है, मैं नहीं कहता उदाहरण। बाबा साहब अम्बेडकर 56 में चले जाते हैं। 56 से 72 के बीच का समय देखिए, 72 में दलित पंथ का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। 56 से 72 के बीच का समय जब आप पढ़ेंगे महाराष्ट्र का, तो आप देखेंगे कि आपके घरों में, आपके बस्तियों में जो कुएं बनाए गए थे, उन कुओं में भी मनुवादियों ने मलमूत्र घेरा था कि तुम पानी ना पी सको। ये 56 से 72 के बीच का समय है, ये तारीफ लगाने की बात नहीं भाई। ये हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ, ये भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानकर पेरियार साहब की नीति पर बढ़ चले और इस देश की व्यवस्था को एक आयाम दिया। सन 1950 में संविधान के रूप में एक ताकत दी और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार, ये जितने महापुरुष हुए, बुद्ध से लेकर रैदास से लेकर सब महापुरुषों को कलमबद्ध किया संविधान में। संविधान में जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां मिलता है आपको कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन गोवन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। संविधान समानता देता है ना, संविधान में समानता है ना, तो गुरु रैदास भी तो समानता ही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध भी तो समानता ही कह रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया। सबसे पहले सूत्रों के लिए वो निकल पड़े, उनकी पत्नी निकल पड़ी शिक्षा के लिए। छत्रपति साहूजी महाराज ने 1920 में अनुसूचित जाति का पहला चेयरमैन बनाया
स्थापित करने के लिए स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम बंद किया। समझिए और सोचिए कि क्या सिर्फ किसी के पीछे चलने से हम लोगों का भला हो सकता है या सही मूवमेंट जानने से भला हो सकता है? किसी के पीछे चलने से भला नहीं होगा, सही मूवमेंट जानने से भला होगा। साहब का काशीराम साहब को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि साहब काशीराम पुणे में डीआरडीओ की नौकरी किया करते थे। जब उनको एक रात को एक धीराबाई वाल्मीकि साहब ने किताब दिया अनिलेश्वर ऑफ कास्ट, वो पढ़ी रात को उन्होंने ना जाने कितनी बार, और अगले दिन ही प्रण लिया नहीं अब नहीं। 5-6 साल लगातार महाराष्ट्र के लोगों को समझाया, कहा कि हम इस देश के शासक बन सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे हैं, आओ प्रयास करें। लेकिन तथाकथित उस समय के लोग, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने ये नहीं माना। साहब यहाँ आए, 78 में निर्माण किया बामसेन का, पार्टी का निर्माण किया, DS4 का निर्माण किया, चल पड़े। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार बना दी और नागपुर जाकर कहते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि मैं फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में कुछ नहीं हो सकता, मैं काशीराम उसने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसको समझिए, ये पॉइंट एक बड़ा पॉइंट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से हमारा भला नहीं हो सकता। मुझे एक साथी ने पूछा था, पत्रकार साथी है, मजाक कर रहे थे आपस में बैठे, उसने कहा भैया एक सवाल करो, मैंने कहा पूछो, कि यार तुम जातिवाद का ठप्पा तुम पर बहुत बड़ा लग चुका है, भीम आदमी के लोगों पर जातिवाद का ठप्पा लग चुका है। हमने कहा अच्छा, अब क्योंकि हम काशीराम साहब को पढ़ते रहते हैं तो काशीराम साहब का भी एक कथन ऐसे याद आ गया। उसमें हमने कहा देखो यार, जातिवाद तो हम करते हैं, हम जातिवाद करते हैं 6767 जातियों, और वो लोग जातिवाद करते हैं मात्र 3 जातियों। अब ये तय समाज को करना है कि जातिवादी कौन है, वो है या हम 6767 जातियों के विषय में सोचते हैं और वो मात्र 3 जातियों के विषय में सोचते हैं। हम यहाँ पर 6767 जातियों को मजबूत करना चाहते हैं और वो सिर्फ 3 जातियों को। तो भाई अगर ये जातिवाद है तो जब तक मुझ जैसा व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति उस समय के अपने जीवन के आखिरी पल तक इस जातिवाद को मजबूत करेगा, 6767 जातियों को मजबूत करने का काम। ये मैंने उसको जवाब, और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। क्योंकि जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो लाइन मैंने कही, जब तक उस 90% हिस्सेदारी तो हमारी इस देश के अंदर है, वो हमें ना मिल जाए, कैसी बराबरी और कैसी समानता। तथागत बुद्ध तर्क सिखाकर नहीं, आडंबर नहीं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप बहुत सारा घी जलाकर, 1000-1000 रुपए की धूमबत्ती लाकर, बड़े बड़े हवन करवाकर तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाओगे, अपना जीवन सुधार दोगे, तो भ्रम है। जिसे दिमाग में भ्रम हो वो इस भ्रम को निकाले, क्योंकि मनुस्मृति कहती है ढोल गवार पशु सुध नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो भ्रम अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करें। कुछ भी कर लीजिए, आप अछूत थे, अछूत हो और अछूत रहोगे। हाँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चलोगे तो हम ना कभी अछूत थे, ना कभी अछूत है और ना कभी अछूत रहेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तो उस विचारधारा को, जिस विचारधारा से यहाँ का मौजूदा समय का शासन से लेकर प्रशासन डरता हो, जिसका नाम लेने से बिना आग के आग लग जाया करती हो, उस विचारधारा वाले लोगों को कितना मजबूत होना चाहिए ये समझने का प्रयास करो, और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि हमने राजनीतिक दल बना लिया, बिल्कुल बना लिया है, लेकिन कुछ बातें जो पुरानी याद आती है, सर मेरे याद नहीं। इस देश में एमपी का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी, और तथाकथित उस समय का नेतृत्व करने वाली महाराष्ट्र की पार्टी थी, और उस पार्टी को कांग्रेस सरकार ने मात्र 1 सीट दी थी कि जाओ तुम हम 1 सीट देते हैं। काशीराम साहब बहुत पढ़ते थे, बहुत परेशान हुए थे कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी के लोगों को सिर्फ अगर 1 सीट की उनकी हैसियत है
तो जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है। ये बात बताने को चित्त समझिए कि वो जो संविधान हो चुका है उससे भला होने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना एक जहरीले सांप की तरह है, जैसे जहरीले सांप को छू देना। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि दलितों को, अब ओबीसी को, बहुजनों को अपनी पार्टी बनाकर राज करना चाहिए, अपनी पार्टी में काम करना चाहिए। अभी दिल्ली का उदाहरण याद है, देखा है दिल्ली का उदाहरण? मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, समाज से हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, एडवोकेट रहे हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर कोई पूछ नहीं रहा समाज के सिवाय। पहले भारतीय बीमार भी ज्यादा करें, हम साथ खड़े हैं, समाज ही खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। अगर उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मान लूंगा तो क्या गलत कह दिया? मैं मुस्लिम अपनी व्यवस्था मानते हैं, सिख अपनी व्यवस्था मानते हैं, ईसाई अपनी व्यवस्था मानते हैं, हिंदू अपनी व्यवस्था मानते हैं। तो जो लोग बौद्ध व्यवस्था को मानना चाहते हैं उन्हें मानने में परेशानी क्या है? दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है उनकी, लेकिन अब तक कोई भी एक व्यक्ति पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है कि उनके पक्ष में खड़ा हो जाए और कहे कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढा जाए। नहीं, क्योंकि नाम बाबा साहब अम्बेडकर का आ गया ना, तो समझिए, खुद तैयार होइए। जो समाज सदियों से गड्ढा खोदता है और पानी पीता है, अब उस समाज को सत्ता रूपी गड्ढा खोदना पड़ेगा। इस देश के अंदर सत्ता रूपी गड्ढा खोदिए और उस पानी को खुद पीने का प्रयास कीजिए। अभी तक हमने यूपी में सत्ता रूपी गड्ढा खोदा है, लेकिन भीम आर्मी का प्रयास है अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर इस देश में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को निकालकर राजनीति की चाह कैसी होती है ये सिखाना, फूले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पर कैसे चलना है ये बताना, और फिर उनको खड़ा कर देना, और फिर इस देश के अंदर संघ का निर्माण करके, संघ समझते क्या होता है? एक व्यक्ति संघ नहीं होता, संघ होती है कमेटी। संघ को ही बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकशाही कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते क्या होता है? लोगों का राज, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का राज। कोई संघ है तथा खुद तो पहले क्या कर मिले हैं, संगम शरणम गच्छामि। तो संघ का निर्माण करना जो इस देश के अंदर बुद्ध को लागू कर सके, बुद्ध की समता समानता की नीति लागू कर सके, उस नीति को लागू करना, यही हम लोगों का देश है। सत्ता हासिल करें, ये तो चुनौती है, ये तो चुनौती है उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारे पिछले मूवमेंट को तोड़ा, हमारे पिछले मूवमेंट को बहुजन से सर्जन बनाया और फिर कह दिया कि ब्राह्मण शब्द बजाएगा वो दिल्ली जाए। ये चुनौती है उन लोगों को, ये चुनौती है आरएसएस के लोगों को भी कि फूले साहब अम्बेडकर की सत्ता ही यहाँ स्थापित कैसे होगी, ये बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। क्योंकि अब 1970 वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है, हमारे 2015 के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर इतने जागृत और उन्नत हो सकते हैं, जो वोट के साथ साथ हर चीज की ताकत से परिपूर्ण है। साहब का सिराज उस समय कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखो। मैं कहता हूं सिर्फ बैलेट की तैयारी रखो, भीम आर्मी की आंखें बुलेट से कम नहीं है। जब देख लेती है ना भूल करके तो सामने वाला अभी एक महापुरुष है, कोई संगी है बेचारे, अभी दशहरे के दिन ये लोग रावण फूक रहे थे, उसने भी चंद्रशेखर भाई का फोटो लगाया है उस पे पुतले पे, और कुछ चीजों को पुतले पे लगा के फोटो, और खूब जोर जोर से कह रहा है तलवार निकाल के। तो मैं तो कहता हूँ जौनपुर की सरजमी से, देखो भाई तलवार तो हमारे ब्लड में है, तलवार हमारे ब्लड में है, हमारी जो जातियां है ना उनके आंदोलन की परंपरा है भाई। भीमा गोरे गांव, चमार रेजिमेंट, फांसियों का राज, ये सब आंदोलन तो है हमारे। तलवार तो हमारे ब्लड में रही है, तलवार तो हमें सीखने चलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तुम अब तलवार चलाओ, हमारा काम कलम चलाने का है। तुम तलवार से सत्ता बदलो ना बदलो, ये शासन कलम से जरूर बदलेंगे, ये मैंने कहा।
कहा उसको बंद कमरे में बेचारा फोटो फूक रहा था। हमने कहा भाई दम हो तो किसी नीले गमछे वाले के सामने फोटो को तू क्या दिखा देना, हम मान जाएंगे भाई तो इसका वो है। इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, फूक भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ये लड़ाई आज हम जब भी तो चाहते हैं, ये लड़ाई कलम से किसी भी तरीके से मजबूत हो, और ये लड़ाई कलम से मजबूत तभी होगी जब आप फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, साहब मान्यवर काशीराम साहब की नीति को जानेंगे कि उनकी नीति क्या। त्याग और समर्पण इस आंदोलन में करना जरूरी है। जो पुराने बाबू सराय में पूछता हूं आपसे, बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जिंदा रहे उनकी फोटो बिका करती थी क्या? फूले साहब की फोटो बिका करती थी क्या? फातिमा सेठ की फोटो बिका करती थी? सावित्रीबाई फुले की फोटो बिका करती थी? आज बिकती है। आज ये देखिए आपके बैनरों पे मिलती है फोटो, इसलिए ये बड़ों ने कहा, मैंने नहीं कहा कि जो लोग नहीं बिकते उनके फोटो बिकते हैं, समझ रहे? अगर आप सैद्धांतिक हो जाए और मुट्ठी बंद कर लें और समाज को कहें कि अब असली पिचासी को जोड़ना ही जोड़ना है, असली पिचासी को खड़ा करना ही करना है, समझिए क्या होगा। जानते हैं, जानते हैं ये जिस पंचशील का विरोध कर रहा है ना उस दिल्ली की गति को पंचशील ही लहराएगा अगर आप उसकी तस्वीर नहीं करते, और ये करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कड़वी बात है, मुझे एक बात बताइए, जो पिता की संपत्ति को बढ़ाए उसको क्या कहते हैं? भाई पिता की ख्याति को बढ़ाए, पिता की संपत्ति को बढ़ाए, पिता के नाम को बढ़ाए, पूत कहता है ना, पूत। और जो घटाए आपको क्या बनना है? नहीं, ये तो बात मुझे मुझे बोल के बतानी चाहिए। पूत बनना है ना, सपूत पूत एक ही बात है, कपूत तो नहीं बनना, नहीं बनना ना, बिल्कुल सही। भगत सिंह याद है कितने साल की उम्र में फांसी चढ़े थे? थोड़ा सा पीछे बस, थोड़ा 23 साल। 16 साल की उम्र में तो खुदीराम बोस चढ़े थे, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े थे, समझ रहे? आंदोलन को चलाने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। सोचिए हम में से कितने लोग हैं, कितने यंग बुलट हैं यहाँ पर। अगर एक बार मन बिठा लिया फिर क्या होगा? अगर जौनपुर के 100 लोगों ने मन बना लिया कि भैया फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जौनपुर के साथ पूर्वांचल में स्थापित करनी है, तो क्या एक साल में काम नहीं हो पाएगा? एक साल में स्थापित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी विचारधारा? आज समय के अंदर जो लोग हैं वो किसके लोग हैं? हमारे तो लोग उनको चला रहे हैं। जब आप फुले साहब अम्बेडकर जाकर पढ़ाओगे, बताओगे, जब आप रैदास संत कबीर गुरु नानक पढ़ाओगे, जब आप खुद पेरियार दलाई पढ़ाओगे, जब आप संत गाड़ के पढ़ाओगे, तुकाराम पढ़ाओगे, तो क्या वो लोग अपने घर वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मन मजबूत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इस अधिवेशन से कुछ ना कुछ घर लेकर जाइए, प्रयास कीजिए कि लगातार सब लोगों को जोड़ा जाए। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, क्योंकि बाबा साहब ने एक लाइन और कही थी कि मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से लाया हूं, अगर इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। याद है कहा था बाबा साहब ने। तो बीमारी के लोग कहते हैं कि अगर आप काम ना कर पाओ, पारिवारिक जुर्म उलझ जाए या दूसरे राजनीतिक कारणों से काम ना कर पाओ, तो एक काम जरूर कर देना कि भीम आर्मी के लिए एक बच्चा पैदा जरूर कर जाना जो आने वाले समय में भीम आर्मी को सपोर्ट कर दे। बस इतना काम कर जाना, इतना काम कर जाना। अगर कुछ भी ना हो तो देखिएगा ये भीम आर्मी को कोई दबा नहीं पाएगा, अब तक नहीं दबा पाया। जेल भेजे, लाठी डंडे चलाए, सब करिए। यहां तक कि मैंने तो ये सुना है हमारे डॉक्टर ए.के. गौतम साहब के मिसिज को 24 से ज्यादा घंटे थाने में बिठा कर रखा यहाँ के प्रशासन में, कुछ नहीं कर पा। तो इस ताकत का वजूद समझिए, भीम आर्मी का वजूद समझिए। ताकत शासन में है। जब शासन में आपके लोग होंगे तो वो आपको नौकरियां दे सकते हैं, जमीनें दे सकते हैं, आपका भला कर सकते हैं, अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांति मजबूत कर सकते हैं। अगर शासन में नहीं होंगे तो जेल, डंडे, गोली, मुकदमे ये मिलेंगे। आंदोलन तो फिर भी चलेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए और मन बनाइए, ठान लीजिए। जो लोग
मजबूत होते हैं, इरादा कर लेते हैं, वही जीतते हैं, कमजोर लोग नहीं जीतते। तो उन्होंने बना लीजिए कि अब घर घर में जाकर के एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता पैदा करना है, घर घर में जाकर के अंबेडकरवादी व्यक्ति खड़ा करना है, और फिर देखिए इस प्रदेश और देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी। जो आज आरक्षण पर कुठाराघात करते हैं इसी के कमरे में बैठकर, जो कहते हैं कि यहाँ का अनुसूचित जाति का व्यक्ति, यहाँ का ओबीसी का व्यक्ति, यहाँ माइनॉरिटी के लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इसको बदलेंगे, बदल भी रहे हैं प्राइवेट कर करके इस देश को। हालांकि हमारे नेता नहीं बोलते, जो एमपी एमएलए है वो चुपचाप राजनीति के चक्कर में मौन है, बदल भी रहे हैं देश को प्राइवेट कर करके। जब आपकी शासन सत्ता होगी ना, फिर आप उनको जवाब देंगे। आप कहेंगे नहीं, यहाँ का हर कायदा कानून, यहाँ की हर व्यवस्था यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों से होकर जाएगी, यहाँ के मुसलमानों से होकर जाएगी, यहाँ की महिलाओं से होकर जाएगी। अगर उनके हित में वो व्यवस्था होगी तो लागू होगी, वरना देश में लागू नहीं होगी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा फ्री हो भारत के अंदर। क्या है? कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी में तो टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, स्थिति खराब है। कॉन्वेंट में जाते हैं, कहीं 5,000 फीस कहीं 7,000 फीस, क्या गरीब का बच्चा पढ़ा पाएगा? जब आपकी शैक्षिक नीति जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो लागू नहीं की गई, तो आपके और कौन से अधिकार लागू किए जाएंगे? मैं तो कहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को भी, बैकवर्ड को भी, कि ये फुले साहब अम्बेडकर का तुम लोगों का आंदोलन हम खींच कर ला रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी थे, पेरियार साहब ओबीसी थे, ये तीनों बड़े नाम हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आज ओबीसी समाज सो गया। हम इकट्ठा होकर लड़े तो हमने मंडल कमीशन लागू कराया, मंडल कमीशन लिया, लेकिन वो भी पूरा लागू नहीं हो पाया। आओ लड़ते हैं दोबारा, मंडल कमीशन फिर लागू कराते हैं, लड़ते हैं दोबारा, प्रमोशन में आरक्षण लागू कराते हैं। लड़ना पड़ेगा। जो ओबीसी समाज के साथी हूं, और जब उनसे कोई बीजेपी वाला आकर पूछे तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दीजिएगा, साफ मंडल कमीशन लागू करा दो, हम पूरा तन मन धन के साथ आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मना कर दे कि नहीं मंडल कमीशन लागू नहीं होगा, तो वो जो 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का जूता आप लोग पहनते हो ना, एक बार उठा कर ये जरूर दिखा दीजिएगा। मंडल कमीशन लागू अगर नहीं करोगे तो ये रहेगा, ये दिखा दीजिएगा एक बार, अकल लग जाएगी। और जो आरएसएस के लोग कहते हैं भीम आर्मी को बैन करेंगे, तो भाई मेरा उनसे निवेदन है कि कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग में भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है, और उसका कार्यकर्ता हर शोषित वंचित के घर में रहता है, जो मजदूरी करता है उसके घर में इसका कार्यकर्ता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है आरएसएस को बैन करने का, तो भीम आर्मी को बैन करने की बात कीजिएगा, और अगर दम नहीं आरएसएस को बंद करने का, बैन करने का, तो मत कीजिए, क्योंकि आरएसएस के लोग तलवार सिखाते हैं और भीम आर्मी के लोग कलम सिखाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये भीम आर्मी नाम का पेड़ इतना गहरा हम लोगों ने कर दिया है सबने मिलकर के, कि शायद हो सकता है ये अगले आने वाली 20-30 नस्लों तक ये पेड़ लगा रहे हैं, मजबूती से लगा रहे हैं, इसको नहीं उखाड़ पाएंगे। वो भयभीत है, वो डरते हैं कि 7 साल के अंदर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी को इतनी मजबूती से इन लोगों ने कैसे खड़ा कर दिया। जो आज आरएसएस की टक्कर दे रही है वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा थे, तो हम जैसे लोगों के बाप है, तोड़ नहीं पाए। तो मैं कहता हूं उनको भी कि तुम अपनी विचारधारा ले आओ, हम अपनी विचारधारा ले आते हैं, जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसी में समाहित हो जाओ। जैसे मैंने दिल्ली में कहा, या मुझे पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आरएसएस के लोग बौद्ध दीक्षा का विरोध कर रहे हैं, हमने कहा भाई वो भी आकर के ले लेंगे, उनको कोई धमतेरा मिले तो मुझे बता देंगे, मैं भी कुछ जानता हूं, कुछ नेट से निकाल के उनको धम दीक्षा दे दूंगा। आरएसएस के लोगों को मैंने ऑफर कर दिया, आओ धम दीक्षा ले लो, तथागत बुद्ध की शरण में चले जाओ, समता समानता का एहसास होगा। हाँ ये तो समझ लो, ना तो हिंदू है
ना हिंदू थे और ना आने वाले दिनों में हिंदू होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे भाई, क्योंकि असमानता का जीवन नहीं है पसंद। तुम हमसे सेवा कराना चाहते हो, मेरे बाप ने मुझे सेवा करना सिखाया नहीं, मेरे बाप ने मुझे सामाजिक सेवा सिखाया, हाथ पैर भींचने वाली सेवा करना नहीं सिखाया। तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सिखाया ही नहीं। उन्होंने तो मुझे ये कहा कि पढ़ लिख कर खड़ा हो जा, नौकरी चाहती है तो नौकरी पर लग जा, बिजनेस करना बिजनेस पर लग जा, नहीं तो इस देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर और इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सिखाया। यही मैं आपसे कहता हूं, हमारा काम सेवा करना नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक को कभी सेवा करते देखा है? बहुसंख्यक हमेशा राज करता है। बहुसंख्यक का मतलब है बहुत सारे लोग, और अल्पसंख्यक सेवा करते हैं जो कम लोग होते हैं। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हमारा काम सेवा करना नहीं, हमारा काम इस देश में राज स्थापित करना है, वो हम करेंगे। इस बीच मैं एक बात और भी कह दूं, क्योंकि जैसे भीम आर्मी के अग्रेसिव भाषण होते हैं, शायद लोग निगेटिव में ले जाते हैं। राज कैसा स्थापित करना है? राज मनुस्मृति वाला स्थापित नहीं करना कि आज भी आदमी का शोषण, कल हमारा राज हम भी आदमी का शोषण करें, नहीं। राज बुद्ध का स्थापित करना है, जहां मानव और मानव एक ही समान हो, अलग ना हो, कि मनुष्य एक हो, वो किस जात की धर्म की संप्रदाय का इससे मतलब ना हो, कि अगर वो इंसान है तो इंसान ही हो, ऐसा राज स्थापित करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, जितने बुद्धिजीवी साथी आए हैं, जितने स्टूडेंट आए हैं, जो गांव से लोग आए हैं, वो हर रोज भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत करने का काम करेंगे। वो हर रोज फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि हर बार की भांति भी इस बार भी भीम आर्मी को तोड़ने के लिए उन्होंने भीम आर्मी के लोगों को ही तोड़ लिया कि भीम आर्मी को तोड़ दिया जाए। वो याद है, राजा वैद्रथ याद है? कितने लोगों को राजा वैद्रथ याद है? आप बताएं। राजा वैद्रथ नहीं जानते? पुष्पमित्र सिंह याद है? कितने लोग याद है पुष्पमित्र सिंह? मतलब अपने राजा को भूल गए, जो दुश्मन था उसका नाम याद है। कैसी की बात है? बौद्धों के आखिरी राजा थे राजा वैद्रथ। उनकी हत्या की थी पुष्पमित्र सिंह नाम के मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने। समझ रहे? आपके राजा की हत्या किसने की थी? मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने, पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण ने। इसका पूरा शिलालेख, पूरा लेख जो है वो भीम आर्मी के कैडर में आपको बताया जाएगा। जिस तरीके से पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण को राजा वैद्रथ की सेना में जगह दी गई, फिर सेनापति बनाया गया, फिर हमारे राजा की हत्या की गई, ठीक इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को भी चुनाव हराया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कोई गैर नहीं था। कौन था? अपने तो थे। और काशीराम साहब को धोखा देने वाले कौन थे? अपने तो थे। भीम आर्मी को भी आप तोड़ने वाले कौन है? कौन है भाई? अपने ही तो हैं, अपने ही तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 भीम आर्मी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है भीम आर्मी, कई सारी। ये जब ऐसा टूट फूट का काम चल रहा तो मैं काफी परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, कैसे चलेगा? इतनी सारी भीम आर्मी, ये अलग अलग मूवमेंट मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, तो फिर तोड़ा जा रहा है। तो मैंने बहुजन का पुराना इतिहास, थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं, 50-60 साल पुराना अपना इतिहास, अपने नेताओं का, जिसमें नेता बिहार के रहे, अब तो नहीं है, महाराष्ट्र के रहे, तो उनकी हिस्ट्री जब मैंने जानी तो मुझे पता लगा कि वो जब हमारी उम्र के थे तो उनकी तलवार की नोक में बहुत ताकत है। वो कह रहे कहीं कुछ गलत हुआ तो कूद पड़ते थे लड़ने के लिए। दलित पैंथर में से कुछ लोग निकले हुए थे, लेकिन उनके नाम पे उस समय की मौजूदा सरकार ने उन्हीं के नाम से अलग अलग प्रदेशों में संगठन खड़े कर दिए। जैसे बाम क्षेत्र की तर्ज पर आजाद संगठन का निर्माण हुआ, सरकारी सेक्टर के लोग मुझे अच्छे तरीके समझ पा रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोगों को निकाला और दूसरी राजनीतिक संस्था ने बहुजन आइडियोलॉजी दिखा कि बहुजन आंदोलन मजबूत ना हो जाए, ये लोग शासन सत्ता पे काबिज ना हो जाए, ये अपनी आइडियोलॉजी स्थापित ना कर दे। उन्होंने अजाक्स नाम के संगठन का निर्माण कर दिया,
बम सेट के विरोध में। ठीक इसी प्रकार आज भीम आर्मी के विरोध में भीम आर्मी के ही लोगों को तोड़कर नई नई भीम आर्मियों का निर्माण कराया जा रहा है। मैं तो साधुवाद करता हूं उन लोगों का जो यहां से टूट कर जा रहे हैं कि एक तो हमको गद्दार की पहचान हो गई। मैं उनको निवेदन भी करता हूं कि अगर आप तो टूट कर भी चले गए हैं और भीम आर्मी के नाम से काम कर रहे हैं तो कम से कम फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा रखने का काम जरूर करो। जो कम से कम तुम जहां जाओ कम से कम 10 लोगों को फूले साहब अम्बेडकर बताओ और उनको पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए लालच करो, जिससे कि आंदोलन मजबूत हो। और एक चीज और चुनौती भरे लहजे में कहता हूं पूर्वांचल में खड़ा होकर के कि जब तक विनय रतन सिंह जैसा कार्यकर्ता, जब तक एसपी मानव जैसा कार्यकर्ता, कुलदीप भाई जैसा, पीके सागर जैसा, एडवोकेट मनोज जैसा कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक भीम आर्मी भारत एक कम संघ को तोड़ने के औकात संघ की जा तो संघ नहीं तोड़ पाए। ये जरूरी है। आप सबका शुक्रिया, आभार। आप लोगों ने सुना। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। बस एक बात हाथ उठाकर समर्थन जरूर चाहूंगा। ये ऐसे कितने नहीं, ऐसे नहीं यार, ये क्या बात हुई? ये समाज तभी तो सीधा होगा है। किसी ने कह दिया मेरे में ये हाँ भाई सूरज निकल गया तो हमारे लोगों ने आंख बंद कर ली, सोचा भाई सूरज निकला हुआ होगा चल देते हैं, ऐसा नहीं। हाथ उठा के समर्थन इस चीज का चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो भीम आर्मी के तहत फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए घर घर जाकर के इस व्यवस्था को स्थापित करने का। भाई एक फोटो लो सबका, ऊपर चढ़ के ले लियो भाई। देखो बात सुनो मेरी, चेहरे याद रहते हैं, नाम तो हमारे याद रहेगी बातें, चेहरे याद रहते हैं। ऐसा ना हो कल कि तुम में से कोई धोखा दे करके और कह दे, क्योंकि मैं एक बात और कहता हूं मंचों से कि तो मेरा समाज सीधा है और वचन का समाज है, वचनबद्ध है। अगर इसने किसी को ये फैसला कर दिया ना कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, तो मैं तो ये भी कहता हूं अपना वचन मत तोड़िए, उसके साथ चल जाइएगा। मुझे बता के कह दीजिएगा भाई उसके साथ रहेंगे, मुझे दुख नहीं होगा, तो मुझे ये महसूस होगा नहीं मेरे समाज ने सवाल किया था उसका पूरा साथ दिया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं चंद लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। लाइनें बहुत अच्छी है, कभी कभी मनमाती तो कह देता हूं। साथियों महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें अपना, हम जानते हैं उन्हें अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान, जय भारत। मंच पे आए और अपने प्रेरणा स्वरूप शब्दों से हमें प्रेरित करने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाइए। जय 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 भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, बैठ जाइए। मैं तो सोच रहा था कि आप सामने ऊपर आएंगे, आवारा साथियों फूल वही छुपाते हैं जो काट वही लगाते हैं। फूल वही छुपाते हैं जो काट से कतराते हैं। अधिकार मांगे नहीं करते, अधिकार तो शुक्रिया। देखिए जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन नहीं होता, और जहां शासन नहीं होता वहां क्या क्या होता है सबको होता है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो अनुशासन बनाइए, जिससे सभी खड़े सब बैठ जाइए, मीडिया वालों को छोड़कर सब बैठे। बहुत सारी जगह पड़ी है यहाँ पर। अब अगर आप खड़े रहेंगे तो फिर बचा तो एक बात और बता दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा बोल करती है, पूर्वांचल आता हूँ तो पहले माफी मांगनी पड़ती है। भाई वह तू अरे परे की भाषा ज्यादा मुंह से निकलती है और थोड़ा कड़वे भी है, गर्म मिजाजी है। जो दूसरों की ना सुनते हो, जो दूसरों पर जरा सी गलत बात पर टीका टिप्पणी कर देते हो, तो अपनों को क्या नुकसान है। तो मेरा निवेदन है करो ना आए, इससे पहले आप लोग बैठ जाइए। कोई मेरा निवेदन है, कोई साथी खड़ा नहीं है, खड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये लगेगा भाई हमारे पूर्वांचल देखा कि हमारा सम्मान नहीं करते हैं। बैठ जाइए।
शुक्रिया। छोटी बहन, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चंचल लता। छोटी बहन का आवाज इतने सुंदर गीत जो इन्होंने सुनाए। एक गीतकार हमारे बीच में और है, चल भास्कर, हर कार्यक्रम में गीत सुनाते हैं। अभी कभी समय में तो समय नहीं दिया गया है। आभार सबसे पहले तो यहाँ की कमेटी का। अब एक नाम लूंगा तो दूसरा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बैठे हैं हमारी लगातार समाज पार्टी की महिला भी, हमारी यहाँ समाज पार्टी की जिले भी, भीम आर्मी की प्रदेश स्तर की बॉडी, मंडल स्तर की बॉडी, गांव स्तर की बॉडी, तहसील स्तर की बॉडियां और ग्राम स्तर की बॉडी। यहाँ हमारी मातृशक्ति छोटी बहन आई है, प्रजापति समाज से है। मूवमेंट के लिए घरवार छोड़ा हुआ खड़े होकर से दिया गया। छोटी बहन यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम साथी जो फूले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके और बहुत मजबूती से इस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। ये छोटा भाई बात इसको भेजा मेरा डॉक्टर जी का अब्दुल कलाम क्या जयंती है, तुम एक फोटो की व्यवस्था नहीं पाए तो ये यहाँ से चला गया। भैया भी आ रहा हूँ भाई, कोई नीला पढ़ना भैया इस टाइम डाल देना तो भिजवा दीजिए। भैया भी आ रहा हूँ। तो ये बहुत मजबूती से कहता लेकर आया, ढूंढ के कहीं ना कहीं से जरूर। तो अब आ रही साइड भी आता उससे मिलने के लिए। तो ये भी मूवमेंट है, मजबूत सिपाही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओबीसी समाज को जगाने के लिए और भी तमाम साथी यहाँ के समाज से, यहाँ पर समाज से, तमाम समाज से मैं आवाज करता हूँ सभी लोग पूरे समय अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके। और आज के मौजूदा समय में जहाँ लोग डर के घरों के अंदर घुसे हुए हैं, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने व्यापार और नौकरी की परवाह किए बिना इस मूवमेंट को, आंदोलन को दिशा और दशा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर के नाम आए, तो साथी हमसे नौकरी वाले भी मिल आए। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब इस दिल्ली की गद्दी पर आप किसी अपने अम्बेडकरवादी को बैठा होगा। वो दिन तो सर्वप्रथम एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। और आज का विशेष नमन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत को मिसाइल दी है। जब आप उनको पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो आपका ये भी महसूस होता है कि कितना संघर्ष करके और कितना समर्पण दिखा के इस देश को विश्व शक्ति बनाने का काम किया। मैं तो आज विशेष करता हूं। अब क्योंकि पूर्वांचल की जमीन पर हूं, जहां पूर्वांचल ने वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग दिए हैं और ना जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी सूरवीर और सूरवीरांगनाएं दी हों, तो ऐसी जमीन को भी मैं झुककर नमन करता हूं। और ये भी बात है कि जब तक पूर्वांचल आता हूं तो एक अपना अलग सा महसूस होता है मन के अंदर। एक अलग ऊर्जा जो है ना वो जनरेट होती है शरीर में। जैसे आप कभी ध्यान करते हो, ध्यान करने के बाद आपको खुद का ज्ञान होता हो, ऐसे पूर्वांचल में उतरने के बाद मुझे एक अजीब सा महसूस होता है। ये जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तो मेरे गृह जनपदों में से आप समझिए मेरे गृह जनपद है। यहाँ में जब भी आता हूँ तो पूरी ऊर्जा के साथ। और सबसे बड़ी एक और क्वालिटी है पूर्वांचल के अंदर कि कभी किसी साथी को कोई आदेश दिया गया हो, आज तक कभी किसी कार्यकर्ता अपने आदेश का उल्लंघन नहीं किया, ना मेरे नवाइजन से पहला एक आदेश पर। शुभकामनाएं भी देता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम आर्मी के 7 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने मिलकर के अधिवेशन, पहला अधिवेशन भीम आर्मी का किया, जो भव्य अधिवेशन रहा। हालांकि वो अधिवेशन जिद में हुआ था। मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ ली, आरएसएस के लोग कहते भीम आर्मी को बैन कर दो, तो हमने ठाना में भीम आर्मी अधिवेशन कहां वहां करेंगे जहां तुम्हारा प्रधानमंत्री करता है, हमारा प्रधानमंत्री करता है। वहां अधिवेशन करते भव्य अधिवेशन हुआ। अब क्योंकि मीडिया तो नहीं है, छापा तो उन्होंने नहीं, हाँ वहां आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता 100 लोग होते तो वो छप जाता, वो एक अलग बात। कोई नहीं, सीख दे रहे हैं वो लोग, जितने ताकतवर होंगे उतनी मीडिया भी बनाएंगे, मजबूत वाला मीडिया बनाएंगे। लोग खड़े हुए ना, इन्हीं के आगे नहीं है नेशनल मीडिया की बात लो, चलाइए मैडम पूरे देश में। तो शुक्रिया, आभार हमारी गायक मंडली का, यहाँ आए हुए तमाम साथी के, पूरे पूर्वांचल से आए हुए साथियों का, सभी मंडल से आए हुए साथियों का। और यूपी का ये पहला अधिवेशन है जो पूर्वांचल के जौनपुर मंडल में हो रहा है।
गर्व की बात है मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी कि पूर्वांचल के लोगों ने फिर से एक नई शुरुआत की है। भीम आर्मी का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में होने के बाद अब यहाँ पर द्वितीय अधिवेशन कराने की मैं आपको अब कुछ बातें हैं जो आपसे सीधी सीधी करनी है। मैंने पहले क्या जब घर के लोग हैं बैतू की भाषा बोल देते हैं तो बुरा मत मानिएगा, भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई से रूबरू जरूर हो जाइएगा, क्योंकि ताली बजाने से आपको सत्ता आती ना, ये बलात्कार रेप हत्या जो नहीं है सकते, ताली बजाने से नहीं रुकाएंगे, रुक जाएंगे नहीं रुकेंगे ना, किस चीज से रुकेंगे? ये जौनपुर वालों को विशेष है, जौनपुर की भीम आर्मी कमेटी और समाज पार्टी कमेटी के लिए विशेष है जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये रुकेंगे सामूहिक ताकत से, ये रुकेंगे एकता और अखंडता से, जिसकी लड़ाई सदियों से हमारे बापूस लड़ते आए। अगर आपको ये लगता है कि अलग दिशा पर चल करके आप किसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये संभव कार्य नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक आप एक सामूहिक ताकत लेकर ना चले, आगे की ओर ना बढ़े, तब तक आप किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस कारवा को बढ़ा रहे हैं ना, ये जो कारवा बढ़ा रहे हैं, ये मनु का कारवा नहीं है। मनु के कार्य में पता क्या है? इंडिविजुअल लीडरशिप, एक जाति, एक कौम के वर्चस्व, व्यक्तियों के वर्चस्व। और हम जो चला रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला रहे हैं, जहां संख्या के आधार पर, क्षमता के आधार पर, ताकत के आधार पर आप लोगों की साथ सकता। अब आप सोचिए कि आप अलग अलग दिशा में परवाह करके मनु के मूवमेंट को मजबूत करना चाहते हैं या एक मुट्ठी बंद करके अम्बेडकर मूवमेंट को भीम आर्मी के रूप में देश को मजबूत करना चाहते हैं। इसको काम करना है। अब ताली पर बजाइएगा, अब तो सिर्फ सुनिए। तो मुझे ये लगता है कि आज, क्योंकि 4 साल पहले आज के दिन भीम आर्मी के साथ जिला अध्यक्ष को बनाया गया होगा, इसलिए बता रहे हैं जौनपुर के साथी कि ये हमारे 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिवेशन हम करा रहे हैं। आभार। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 4 सालों में आप लोगों ने सीखा क्या? जैसे अभी वो साथी जब एसपी मानव साहब खड़े हुए, एसपी मानव जिंदाबाद, एसपी मानव जिंदाबाद लगाए, खूब लगाए, अच्छा लगा। आपके जिंदाबाद कहने से एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता, समझ रहे? आप सारे इसको जिंदाबाद कहें या डॉक्टर पीके सागर साहब को जिंदाबाद कहें, जब तक एसपी मानव की कार्यशैली अम्बेडकरवादी नहीं हो जाती, जब तक एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति जिंदाबाद सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, इंक्लूड मी, अगर मैं भी खुद को जिंदाबाद सुनने के बाद गौरवान्वित महसूस करूं, तो मुझसे बड़ा अम्बेडकरवाद को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि मेरे साथियों ने, हमारे प्रदेश संयोजक, हमारे पूर्वांचल के संयोजक, हमारे मंडल के संयोजक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबने मेरा गुणगान किया है, भाजपा का भी गुणगान किया। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन सोचना यह है, क्या हम उस गुणगान के काबिल हो चुके हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ा जाता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। जब पता लगता है कि गोलमेज सम्मेलन के जाते समय उनके घर में क्या हुआ था, जब पता लगता है कि एक चाय की दुकान से एक रास्ते से ऊपर जा रहे थे, उतरकर पानी मांगा तो चाय की दुकान वाले ने पानी नहीं दिया, एक व्यक्ति 12 साल लगातार एक घड़ा लिए इंतजार करता रहा, पता लगता तो दर्द होता है। ये दर्द महसूस करना शुरू करो। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि आज ये जो स्कूलों में हमें पानी का घड़ा छोड़ने पर मारा जाता, जो स्कूलों में सिर्फ जाति के नाम पर हम पर झाड़ू लगवाई जाती है, जो आज हमारी बेटियों को बलात्कार करके छोड़ दिए जाते हैं, ये जानते हैं किनके साथ होता है? ये क्या किसी ताकतवर कौम के साथ कभी होता है? मुझे बताइए, जो समझ जाती है, यहाँ के देश में निवास करती है, जो आज भीम आर्मी को बैन करने की बात करती है, क्या ये उनके साथ होता है? नहीं, ये उनके साथ होता है जो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। कमजोर बनाकर कौन रखता है? जो लोग संगठित नहीं होते वो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। ये बात मेरी लिख लीजिए आप। जिस समाज को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% बताया और चीख कर कहा था, उस समय सरकार के सामने खड़े होकर
कि 100 में 90 शोषित है, शोषित उन्हें ललकारा है। इस देश की जमीन में 90 भाग हमारा, उस समय कहा था हमसे 50 साल पहले कह दिया। लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करने वाले लोग हैं। हम नहीं समझे कि उन्होंने ये कहा क्यों। हम बंटते रहे। समझिए, ये जो बंटने की नीति आज लागू है, इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। असली आंदोलन, असली मूवमेंट समझिए। हो सकता है कल मैं इस मूवमेंट से गद्दारी कर जाऊं तो तुम्हें इस मूवमेंट के साथ फिर भी चलते रहना है, ऐसा मन बनाइए तो धीरे धीरे निरंतर हम भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलते रहे। जिसने जैसा कह दिया हमने मान लिया, हम चलते रहे। हमने कभी ये याद नहीं किया कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार इस देश में दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हम सही गलत का परीक्षण करके और सही दिशा को चुन सके और सही दिशा की ओर चल सके। सामान्य काशीराम साहब ने 15 पिताश्री का नारा दिया था, 15 छोड़ पिताश्री जोड़। हम उसको भी भूले। जब आंदोलन को धोखा दिया गया, माफी का मैं शब्द गलत निकल गया, जब आंदोलन को धोखा दिया गया तब यह आंदोलन पिछड़ा। उदाहरण है, मैं नहीं कहता उदाहरण। बाबा साहब अम्बेडकर 56 में चले जाते हैं। 56 से 72 के बीच का समय देखिए। 72 में दलित पंथ का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। 56 से 72 के बीच का समय जब आप पढ़ेंगे महाराष्ट्र का, तो आप देखेंगे कि आपके घरों में, आपके बस्तियों में जो कुएं बनाए गए थे, उन कुओं में भी मनुवादियों ने मलमूत्र घेरा था कि तुम पानी ना पी सको। ये 56 से 72 के बीच का समय है। ये तारीफ की बात नहीं भाई। ये हुआ क्यों? ये किस लिए हुआ? ये भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानकर पेरियार साहब की नीति पर बढ़ चले और इस देश की व्यवस्था को एक आयाम दिया। सन 1950 में संविधान के रूप में एक ताकत दी और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ये जितने महापुरुष हुए, बुद्ध से लेकर रैदास से लेकर सब महापुरुषों को कलमबद्ध किया संविधान में। संविधान में जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां मिलता है आपको कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबल कुआन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे पसंद। संविधान समानता देता है ना, संविधान में समानता है ना, तो गुरु रैदास भी तो समानता ही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध भी तो समानता ही कह रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया। सबसे पहले शूद्रों के लिए वो निकल पड़े, उनकी पत्नी निकल पड़ी शिक्षा के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1920 में अनुसूचित जाति का पहला चेयरमैन बनाया अपने जिले में, आरक्षण को स्थापित करने के लिए स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया। समझिए और सोचिए कि क्या सिर्फ किसी के पीछे चलने से हम लोगों का भला हो सकता है या सही मूवमेंट जानने से भला हो सकता है? किसी के पीछे चलने से भला नहीं होगा, सही मूवमेंट जानने से भला होगा। साहब काशीराम साहब को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि साहब काशीराम पुणे में डीआरडीओ की नौकरी किया करते थे। जब उनको एक रात को एक धीराबाई वाल्मीकि साहब ने किताब दिया अनिल सौरभ काट, वो पढ़ी रात को उन्होंने ना जाने कितनी बार, और अगले दिन ही पढ़ लिया नहीं, अब नहीं। 5-6 साल लगातार महाराष्ट्र के लोगों को समझाया, कहा कि हम इस देश के शासक बन सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे हैं, आओ प्रयास करें। लेकिन तथाकथित उस समय के लोग, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने ये नहीं माना। साहब यहाँ आए, 78 में निर्माण किया बांग्लादेश का, पार्टी का निर्माण किया, DSO का निर्माण किया, चल पड़े। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार बना दी और नागपुर जाकर कहते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि मैं फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में कुछ नहीं हो सकता, मैं काशीराम, उसने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसको समझिए, ये पॉइंट एक बड़ा पॉइंट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से हमारा भला नहीं हो सकता। मुझे एक साथी ने पूछा था, पत्रकार साथी है, मजाक कर रहे थे, आपस में बैठे,
उसने कहा भैया एक सवाल करो, मैंने कहा पूछो कि यार तुम जातिवाद का ठप्पा तुम पर बहुत बड़ा लग चुका है, भीम आर्मी के लोगों पर जातिवाद का ठप्पा लग चुका है। हमने कहा अच्छा, अब क्योंकि हम काशीराम साहब को पढ़ते रहते हैं तो काशीराम साहब का भी एक कथन ऐसे याद आ गया। उस समय हमने कहा देखो यार जातिवाद तो हम करते हैं, हम जातिवाद करते हैं 6767 जातियों, और वो लोग जातिवाद करते हैं मात्र 3 जातियों। अब ये तय समाज को करना है कि जातिवादी कौन है, वो है या हम 6767 जातियों के विषय में सोचते हैं और वो मात्र 3 जातियों के विषय में सोचते हैं। हम यहाँ पर 6767 जातियों को मजबूत करना चाहते हैं और वो सिर्फ 3 जातियों को। तो भाई अगर ये जातिवाद है तो जब तक मुझ जैसा व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति उस समय के अपने जीवन के आखिरी पल तक जातिवाद को मजबूत करेगा, 6767 जातियों को मजबूत करने का काम। ये मैंने उसको जवाब दिया और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। क्योंकि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो लाइन मैंने कही, जब तक उस 90% हिस्सेदारी तो हमारी इस देश के अंदर है वो हमें ना मिल जाए, कैसी बराबरी और कैसी समानता। तथागत बुद्ध तर्क सिखाकर गए, आडंबर नहीं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप बहुत सारा घी जलाकर, 1000-1000 रुपए की धूमबत्ती लाकर, बड़े बड़े हवन करवाकर तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाओगे, अपना जीवन सुधार दोगे, तो भ्रम है। जिससे दिमाग में भ्रम हो वो इस भ्रम को निकाले। क्योंकि मनुस्मृति कहती है ढोल गवार पशु सुध नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो भ्रम अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करें। कुछ भी कर लीजिए, आप अछूत थे, अछूत हो और अछूत रहोगे। हाँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चलोगे तो हम ना कभी अछूत थे, ना कभी अछूत है, ना कभी अछूत रहेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तो उस विचारधारा को, जिस विचारधारा से यहाँ का मौजूदा समय का शासन से लेकर प्रशासन डरता हो, जिसका नाम लेने से बिना आग के आग लग जाया करती हो, उस विचारधारा वाले लोगों को कितना मजबूत होना चाहिए ये समझने का प्रयास करो, और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि हमने राजनीतिक दल बना लिया, बिल्कुल बना लिया है, लेकिन कुछ बातें जो पुरानी याद आती है सर मेरे याद नहीं। इस देश में एमपी का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी और तथाकथित उस समय का नेतृत्व करने वाली महाराष्ट्र की पार्टी थी, और उस पार्टी को कांग्रेस सरकार ने मात्र 1 सीट दी थी कि जाओ तुम हम 1 सीट देते हैं। काशीराम साहब बहुत पढ़ते थे, बहुत परेशान हुए थे कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी के लोगों को सिर्फ अगर 1 सीट की उनकी हैसियत है तो जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है। ये बात बताने को चित्त समझिए कि वो जो सर्वजन हो चुका है उससे भला होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना एक जहरीले सांप की तरह है, जैसे एक जहरीले सांप को छू देना। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि दलितों को, अब ओबीसी को, बहुजनों को अपनी पार्टी बनाकर राज करना चाहिए, अपनी पार्टी में काम करना चाहिए। अभी दिल्ली का उदाहरण याद है, देखा है दिल्ली का उदाहरण? मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, समाज से है, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, एडवोकेट रहे हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर कोई पूछ नहीं रहा समाज के सिवाय। पहले भारतीय बीमार भी ज्यादा करें, हम साथ खड़े हैं, समाज ही खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। अगर उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मान लूंगा तो क्या गलत कह दिया? मैं मुस्लिम अपनी व्यवस्था मानते हैं, सिख अपनी व्यवस्था मानते हैं, ईसाई अपनी व्यवस्था मानते हैं, हिंदू अपनी व्यवस्था मानते हैं। तो जो लोग बौद्ध व्यवस्था को मानना चाहते हैं उन्हें मानने में परेशानी क्या है? दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है उनकी, लेकिन अब तक कोई भी एक व्यक्ति पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है कि उनके पक्ष में खड़ा हो जाए और कहे कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढा जाए। नहीं, क्योंकि नाम बाबा साहब अम्बेडकर का आ गया ना, तो समझिए, खुद तैयार होइए,
जो समाज सदियों से गड्ढा खोदता है और पानी पीता है, अब उस समाज को सत्ता रूपी गड्ढा खोदना पड़ेगा। इस देश के अंदर सत्ता रूपी गड्ढा खोदिए और उस पानी को खुद पीने का प्रयास कीजिए। अभी तक हमने यूपी में सत्ता रूपी गड्ढा खोदा, लेकिन भीम आर्मी का प्रयास है अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर इस देश में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को निकालकर राजनीति की चाह कैसी होती है ये सिखाना, फूले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पर कैसे चलना है ये बताना, और फिर उनको खड़ा कर देना, और फिर इस देश के अंदर संघ का निर्माण करके, संघ समझते क्या होता है? एक व्यक्ति संघ नहीं होता, संघ होती है कमेटी। संघ को ही बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकशाही कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते क्या होता है? लोगों का राज, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का राज। कोई संघ है कथा ने तो पहले क्या कर मिले हैं, संगम शरणम के साथ। तो संघ का निर्माण करना जो इस देश के अंदर बुद्ध को लागू कर सके, बुद्ध की समता समानता की नीति लागू कर सके, उस नीति को लागू करना यही हम लोगों का देश है। सत्ता हासिल करें, ये तो चुनौती है, ये तो चुनौती है उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारे पिछले मूवमेंट को तोड़ा, हमारे पिछले मूवमेंट को बहुजन से सर्जन बनाया और फिर क्या दिया कि ब्राह्मण शब्द बजाएगा वो दिल्ली जाए। ये चुनौती है उन लोगों को, ये चुनौती है आरएसएस के लोगों को भी कि फूले साहब अम्बेडकर की सत्ता ही यहाँ स्थापित कैसे होगी, ये बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। क्योंकि अब 1970 वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है, हमारे 2015 के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर इतने जागृत और उन्नत हो सकते हैं, जो वोट के साथ साथ हर चीज की ताकत से परिपूर्ण है। साहब का सिराज उस समय कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखो। मैं कहता हूं सिर्फ बैलेट की तैयारी रखो, भीम आर्मी की आंखें बुलेट से कम नहीं है। जब देख लेती है ना भूख करके तो सामने वाला भाग जाता है। अभी एक महापुरुष है, कोई संगी है बेचारे, अभी दशहरे के दिन ये लोग रावण फूक रहे थे, उसने भी चंद्रशेखर भाई का फोटो लगाया है उस पे पुतले पे, और कुछ चीजों को पुतले पे लगा दिया फोटो, और खूब जोर जोर से कह रहा है तलवार निकाल के। तो मैं तो कहता हूँ जौनपुर की सरजमी से, देखो भाई तलवार तो हमारे ब्लड में है, तलवार हमारे ब्लड में है, हमारी जो जातियां है ना उनके आंदोलन की परंपरा भाई, भीमाकोरे गांव, चमार रेजिमेंट, पासियों का राज, ये सब आंदोलन तो है हमारे। तलवार तो हमारे ब्लड में रही है, तलवार तो हमें सीखने चलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तुम अब तलवार चलाओ, हमारा काम कलम चलाने का है। तुम तलवार से सत्ता बदलो ना बदलो, ये साधन कलम से जरूर बदलेंगे। ये मैंने कहा उसको बंद कमरे में बेचारा फोटो फूक रहा था, हमने कहा भाई दम हो तो किसी नीले गमछे वाले के सामने फोटो को तू कह के दिखा देना, हम मान जाएंगे भाई तो देश का वो है। इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, भूख भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ये लड़ाई आज हम जब भी तो चाहते हैं, ये लड़ाई कलम से किसी भी तरीके से मजबूत हो, और ये लड़ाई कलम से मजबूत तभी होगी जब आप फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, साहब मान्यवर काशीराम साहब की नीति को जानेंगे कि नीति क्या। त्याग और समर्पण इस आंदोलन में करना जरूरी है। जो पुराने बाबू साहब, मैं पूछता हूं आपसे, बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जिंदा रहे उनकी फोटो बिका करती थी क्या? फुले साहब की फोटो बिका करती थी क्या? फातिमा सेठ की फोटो बिका करती थी? सावित्रीबाई फुले की फोटो बिका करती थी? आज बिकती है। आज ये देखिए आपके बैंगलोर में मिलती है फोटो, इसलिए ये फोटो ने कहा, मैंने नहीं कहा कि जो लोग नहीं दिखते उनके फोटो बिकते हैं। समझ गए? अगर आप सैद्धांतिक हो जाए और मुट्ठी बंद कर लें और समाज को कहें कि अब असली 85 को जोड़ना ही जोड़ना है, असली 85 को खड़ा करना ही करना है, तो समझिए क्या होगा। जानते हैं, जानते हैं ये जिस पंचशील का विरोध कर रहा है ना उस दिल्ली की गति को पंचशील ही लहराएगा अगर आप उसकी तरफ नहीं करते, और ये करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कड़वी बात है,
मुझे एक बात बताइए, जो पिता की संपत्ति को बढ़ाए उसको क्या कहते हैं? भाई पिता की ख्याति को बढ़ाए, पिता की संपत्ति को बढ़ाए, पिता के नाम को बढ़ाए, पूत कहता है ना, पूत। और जो घटाए, आपको क्या बनना है? नहीं, ये तो बात वैसे मुझे बोलनी बतानी चाहिए। पूत बनना है ना, सपूत पूत एक ही बात है, कपूत तो नहीं बनना, नहीं बनना ना, बिल्कुल सही। भगत सिंह याद है कितने साल की उम्र में फांसी चढ़े थे? थोड़ा सा पीछे बस, थोड़ा 23 साल। 16 साल की उम्र में तो खुदीराम बोस चढ़े थे, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े थे। समझ रहे हैं? आंदोलन कुछ चलाने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। सोचिए हम में से कितने लोग हैं, कितने यंग बुलंद हैं यहाँ पर। अगर एक बार मन बिठा लिया फिर क्या होगा? अगर जोधपुर के 100 लोगों ने मन बना लिया कि भैया फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जोधपुर के साथ पूर्वांचल में स्थापित करनी है, तो क्या एक साल में काम नहीं हो पाएगा? एक साल में स्थापित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी विचारधारा? आज संघ के अंदर जो लोग हैं वो किसके लोग हैं? हमारे तो लोग उनको चला रहे हैं। जब आप फुले साहब अम्बेडकर जाकर पढ़ाओगे, बताओगे, जब आप रैदास संत कबीर गुरु नानक पढ़ाओगे, जब आप फूल पेरियार दलाई पढ़ाओगे, जब आप संत गाड़गे पढ़ाओगे, तुकाराम पढ़ाओगे, तो क्या वो लोग अपने घर वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मन मजबूत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इस अधिवेशन से कुछ ना कुछ घर लेकर जाइए, प्रयास कीजिए कि लगातार सब लोगों को जोड़ा जाए। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, क्योंकि बाबा साहब ने एक लाइन और कही थी कि मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को मैं यहां तक बहुत मुश्किल से लाया हूं, अगर इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। याद है एक बात बाबा साहब ने, तो बीमारी के लोग कहते हैं कि अगर आप काम ना कर पाओ, पारिवारिक जुर्म उलझ जाए या दूसरे राजनीतिक कारणों से काम ना कर पाओ, तो एक काम जरूर कर देना कि भीम आर्मी के लिए एक बच्चा पैदा जरूर कर जाना, जो आने वाले समय में भीम आर्मी को सपोर्ट कर दे। बस इतना काम कर जाना, इतना काम कर जाना। अगर कुछ भी ना हो तो देखिएगा, ये भीम आर्मी को कोई दबा नहीं पाएगा, अब तक नहीं दबा पाया। जेल भेजे, लाठी डंडे चलाए, सब करिए। यहां तक कि मैंने तो ये सुना है हमारे डॉक्टर ए के गौतम साहब की मिसिज को 24 से ज्यादा घंटे थाने में बिठा कर रखा, यहाँ के प्रशासन में कुछ नहीं कर पा। तो इस ताकत का वजूद समझिए, भीम आर्मी का वजूद समझिए। ताकत शासन में है। जब शासन में आपके लोग होंगे तो वो आपको नौकरियां दे सकते हैं, जमीनें दे सकते हैं, आपका भला कर सकते हैं, अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांति मजबूत कर सकते हैं। अगर शासन में नहीं होंगे तो जेल, डंडे, गोली, मुकदमे ये मिलेंगे। आंदोलन तो फिर भी चलेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए और मन बनाइए, ठान लीजिए। जो लोग मजबूत होते हैं, इरादा कर लेते हैं, वही जीतते हैं, कमजोर लोग नहीं जीतते। तो मन बना लीजिए कि अब घर घर में जाकर के एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता पैदा करना है, घर घर में जाकर के अंबेडकरवादी व्यक्ति खड़ा करना है। और फिर देखिए इस प्रदेश और देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी। जो आज आरक्षण पर कुठाराघात करते हैं इसी के कमरे में बैठकर, जो कहते हैं कि यहाँ का अनुसूचित जाति का व्यक्ति, यहाँ का ओबीसी का व्यक्ति, यहाँ माइनॉरिटी के लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इसको बदलेंगे, बदल भी रहे हैं प्राइवेट कर करके इस देश को। हालांकि हमारे नेता नहीं बोलते, जो एमपी एमएलए है वो चुपचाप राजनीति के चक्कर में मौन है, बदल भी रहे हैं देश को प्राइवेट कर करके। जब आपकी शासन सत्ता होगी ना, फिर आप उनको जवाब देंगे। आप कहेंगे नहीं, यहाँ का हर कायदा कानून, यहाँ की हर व्यवस्था यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों से होकर जाएगी, यहाँ के मुसलमानों से होकर जाएगी, कि महिलाओं से होकर जाएगी। अगर उनके हित में वो व्यवस्था होगी तो लागू होगी, वरना देश में लागू नहीं होगी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा फ्री हो भारत के अंदर। क्या कहा है? कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी में तो टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले। स्थिति खराब है, कॉन्वेंट में जाते हैं, कहीं 5,000 फीस, कहीं 7,000 फीस, क्या गरीब का बच्चा पढ़ा पाएगा? जब आपकी शैक्षिक नीति जो कॉन्स्टिट्यूशन में है
वो लागू नहीं की गई तो आपके और कौन से अधिकार लागू किए जाएंगे? मैं तो कहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को भी, बैकवर्ड को भी, कि ये फुले साहब अम्बेडकर का तुम लोगों का आंदोलन हम खींच कर ला रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी थे, पेरियार साहब ओबीसी थे, ये तीनों बड़े नाम हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आज ओबीसी समाज सो गया। हम इकट्ठा होकर लड़े तो हमने मंडल कमीशन लागू कराया, मंडल कमीशन लिया, लेकिन वो भी पूरा लागू नहीं हो पाया। आओ लड़ते हैं दोबारा, मंडल कमीशन फिर लागू कराते हैं, लड़ते हैं दोबारा, प्रमोशन में आरक्षण लागू कराते हैं। लड़ना पड़ेगा। जो ओबीसी समाज के साथी हूं, और जब उनसे कोई बीजेपी वाला अगर पूछे तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर दीजिएगा, साफ मंडल कमीशन लागू करा दो, हम पूरा तन मंथन के साथ आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मना कर दे कि नहीं मंडल कमीशन लागू नहीं होगा, तो वो जो 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का जूता आप लोग पहनते हो ना, एक बार उठा कर ये जरूर दिखा दीजिएगा। मंडल कमीशन लागू अगर नहीं करोगे तो ये रहेगा, ये दिखा दीजिएगा एक बार, अकल लग जाएगी। और जो आरएसएस के लोग कहते हैं भीम आर्मी को बैन करेंगे, तो भाई मेरा उनसे निवेदन है कि कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग में भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। और उसका कार्यकर्ता हर शोषित वंचित के घर में रहता है, जो मजदूरी करता है उसके घर में इसका कार्यकर्ता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है आरएसएस को बैन करने का, तो भीम आर्मी को बैन करने की बात कीजिएगा, और अगर दम नहीं आरएसएस को बंद करने का, बैन करने का, तो मत कीजिए, क्योंकि आरएसएस के लोग तलवार सिखाते हैं और भीम आर्मी के लोग कलम सिखाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये भीम आर्मी नाम का पेड़ इतना गहरा हम लोगों ने कर दिया है सबने मिलकर के, कि शायद हो सकता है ये अगले आने वाली 20-30 नस्लों तक ये पेड़ लगा रहे हैं, मजबूती से लगा रहे हैं, इसको नहीं उखाड़ पाएंगे। वो भयभीत है, वो डरते हैं कि 7 साल के अंदर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी को इतनी मजबूती से इन लोगों ने कैसे खड़ा कर दिया, जो आज आरएसएस की टक्कर दे रही है। वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा थे, तो हम जैसे लोग उनके बाप हैं, तोड़ नहीं पाए। तो मैं कहता हूं उनको भी कि तुम अपनी विचारधारा ले आओ, हम अपनी विचारधारा ले आते हैं, जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसी में समाहित हो जाओ। जैसे मैंने दिल्ली में कहा, जब मुझे पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आरएसएस के लोग बौद्ध धर्म दीक्षा का विरोध कर रहे हैं, हमने भाई वो भी आकर के ले लेंगे, उनको कोई भंतेरा मिले तो मुझे बता देंगे, मैं भी कुछ जानता हूं, कुछ नेट से निकाल के उनको धर्म दीक्षा दे दूंगा। आरएसएस के लोगों को मैंने ऑफर कर दिया, आओ धर्म दीक्षा ले लो, तथागत बुद्ध की शरण में चले जाओ, समता समानता का एहसास होगा। हाँ, ये तो समझ लो, ना तो हिंदू है, ना हिंदू थे, और ना आने वाले दिनों में हिंदू होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे भाई, क्योंकि असमानता का जीवन नहीं है पसंद। तुम हमसे सेवा कराना चाहते हो, मेरे बाप ने मुझे सेवा करना सिखाया नहीं, मेरे बाप ने मुझे सामाजिक सेवा सिखाया, हाथ पैर भींचने वाली सेवा करना नहीं सिखाया। तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सिखाया ही नहीं, उन्होंने तो मुझे ये कहा कि पढ़ लिख कर खड़ा हो जा, नौकरी चाहती है तो नौकरी पर लग जा, बिजनेस करना बिजनेस पर लग जा, नहीं तो इस देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर और इस देश की व्यवस्था को बदलने लगा। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। यही मैं आपसे कहता हूं, हमारा काम सेवा करना नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक को कभी सेवा करते देखा है? बहुसंख्यक हमेशा राज करता है। बहुसंख्यक का मतलब है बहुत सारे लोग, और अल्पसंख्यक सेवा करते हैं जो कम लोग होते हैं। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हमारा काम सेवा करना नहीं, हमारा काम इस देश में राज स्थापित करना है, वो हम करेंगे। इस बीच मैं एक बात और भी कह दूं, क्योंकि जैसे भीम आर्मी के अग्रेसिव भाषण होते हैं, शायद लोग निगेटिव में ले जाते हैं। राज कैसा स्थापित करना है? राज मनुस्मृति वाला स्थापित नहीं करना कि आदमी का शोषण, कल हमारा राज हम भी आदमी का शोषण करें, नहीं। राज बुद्ध का स्थापित करना है, जहां मानव और मानव एक ही समान हो, अलग ना हो, कि मनुष्य एक हो, वो किस जात किस धर्म की संप्रदाय का इससे मतलब ना हो, कि अगर वो इंसान है तो वो इंसान ही हो, ऐसा राज स्थापित करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं,
जितने बुद्धिजीवी साथी आए हैं, जितने स्टूडेंट आए हैं, जो गांव से लोग आए हैं, वो हर रोज भीम आर्मी भारत एक तो मिशन को मजबूत करने का काम करेंगे। वो हर रोज फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि हर बार की भांति भी इस बार भी भीम आर्मी को तोड़ने के लिए उन्होंने भीम आर्मी के लोगों को ही तोड़ लिया है कि भीम आर्मी को तोड़ दिया जाए। वो याद है, राजा वैद्रथ याद है? कितने लोगों को राजा वैद्रथ याद है? आप बताएं। राजा वैद्रथ नहीं जानते? पुष्पमित्र सिंह याद है? कितने लोग याद है पुष्पमित्र सिंह? मतलब अपने राजा को तो भूल गए, जो दुश्मन था उसका नाम याद है। कैसी की बात है? बौद्धों के आखिरी राजा थे राजा वैद्रथ। उनकी हत्या की थी पुष्पमित्र सिंह नाम के मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने। समझ रहे? आपके राजा की हत्या किसने की थी? मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने, पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण ने। इसका पूरा शिलालेख, पूरा लेख जो है वो भीम आर्मी के कैडर में आपको बताया जाएगा। जिस तरीके से पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण को राजा वैद्रथ की सेना में जगह दी गई, फिर सेनापति बनाया गया, फिर हमारे राजा की हत्या की गई, ठीक इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को भी चुनाव हराया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कोई गैर नहीं था। कौन था? अपने तो थे। और काशीराम साहब को धोखा देने वाले कौन थे? अपने तो थे। भीम आर्मी को भी आप तोड़ने वाले कौन है? कौन है भाई? अपने ही तो हैं, अपने ही तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 भीम आर्मी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है भीम आर्मी, कई सारी। ये जब ऐसा टूट फूट का काम चल रहा तो मैं काफी परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, कैसे चलेगा? इतनी सारी भीम आर्मी, ये अलग अलग मूवमेंट मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, तो फिर तोड़ा जा रहा है। तो मैंने बहुजन का पुराना इतिहास, थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं, 50-60 साल पुराना अपना इतिहास, अपने नेताओं का, जिसमें नेता बिहार के रहे, अब तो नहीं है, महाराष्ट्र के रहे, तो उनकी हिस्ट्री जब मैंने जानी तो मुझे पता लगा कि वो जब हमारी उम्र के थे तो उनकी तलवार की नोक में बहुत ताकत है। वो कह रहे कहीं कुछ गलत हुआ तो कूद पड़ते थे लड़ने के लिए। दलित पैंथर में से कुछ लोग निकले हुए थे, लेकिन उनके नाम पे उस समय की मौजूदा सरकार ने उन्हीं के नाम से अलग अलग प्रदेशों में संगठन खड़े कर दिए। जैसे बाम सेठ की तर्ज पर आजाद संगठन का निर्माण हुआ। सरकारी सेक्टर के लोग मुझे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। उन्हीं के बीच के लोगों को निकाला और दूसरी राजनीतिक संस्था ने बहुजन आइडियोलॉजी के खिलाफ बहुजन आंदोलन मजबूत ना हो जाए, ये लोग शासन सत्ता पे काबिज ना हो जाए, ये अपनी आइडियोलॉजी स्थापित ना कर दे, उन्होंने अजाक्स नाम के संगठन का निर्माण कर दिया बम सेठ के विरोध में। ठीक इसी प्रकार आज भीम आर्मी के विरोध में भीम आर्मी के ही लोगों को तोड़कर नई नई भीम आर्मियों का निर्माण कराया जा रहा है। मैं तो साधुवाद करता हूं उन लोगों का जो यहां से टूट कर जा रहे हैं कि एक तो हमको गद्दार की पहचान होगी। मैं उनको निवेदन भी करता हूं कि अगर आप चलो टूट कर भी चले गए हैं और भीम आर्मी के नाम से काम कर रहे हैं तो कम से कम फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा रखने का काम तो करो। जो कम से कम तुम जहां जाओ कम से कम 10 लोगों को फुले साहब अम्बेडकर बताओ और उनको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए लालच करो, जिससे कि आंदोलन मजबूत हो। और एक चीज और चुनौती भरे लहजे में कहता हूं पूर्वांचल में खड़ा होकर के कि जब तक विनय रतन सिंह जैसा कार्यकर्ता, जब तक एसपी मानव जैसा कार्यकर्ता, कुलदीप भाई जैसा, पीके सागर जैसा, एडवोकेट मनोज जैसा कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक भीम आर्मी भारत एक कमीशन को तोड़ने के औकात समझिए तो संभव नहीं तोड़ पाए। ये जरूरी है। आप सबका शुक्रिया, आभार। आप लोगों ने सुना। चंद लाइनों की बात खत्म कर दूंगा। बस एक बात हाथ उठाकर समर्थन जरूर चाहूंगा। ऐसे कितने नहीं, ऐसे नहीं यार, ये क्या बात हुई? ये समाज तभी तो सीधा बोला है। किसी ने कह दिया मेरे में ये, हाँ भाई सूरज निकल गया तो हमारे लोगों ने आंख बंद कर ली, सोचा भाई सूरज निकला हुआ चल देते, ऐसा नहीं।
हाथ उठा के समर्थन इस चीज का चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो भीम आर्मी के तहत फूले अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए घर घर जाकर के इस व्यवस्था को स्थापित करने का। भाई एक फोटो लो सबका, ऊपर चढ़ के ले लियो। भाई देखो बात सुनो मेरी, चेहरे याद रहते हैं, नाम तो हमारे याद रहेगी बात है, चेहरे याद रहते हैं। ऐसा ना हो कल कि तुम में से कोई धोखा दे करके और कह दे, क्योंकि मैं एक बात और कहता हूं मंचों से कि जो मेरा समाज सीधा है और वचन का समाज है, वचनबद्ध है। अगर इसने किसी को ये फैसला कर दिया ना कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, तो मैं ये भी कहता हूं अपना वचन मत तोड़िए, उसके साथ चली जाइएगा। मुझे बता के कह दीजिएगा भाई उसके साथ रहेंगे, मुझे दुख नहीं होगा, तो मुझे ये महसूस होगा नहीं मेरे समाज ने सवाल किया था, उसका पूरा साथ दिया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं चंद लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। लाइनें बहुत अच्छी हैं, कभी कभी मनमाती को कह देता हूं। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें अपना, हम जानते हैं उन्हें अपना। जिस ओर में निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता होगा, उस ओर रास्ता होगा। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।